हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग साइंस पेडागोजी का 4th टॉपिक देखेंगे जो कि है उपागम और एकीकृत उपागम। यानी साइंस में हम कौन कौन सी साइंस को पढ़ाने के लिए एज अ टीचर हम कौन सी अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, किस तरह से हमें अप्रोच जो है वो यूज़ करनी चाहिए और इंटीग्रल अप्रोच क्या है, ठीक है, एकीकृत उपागम क्या है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे अप्रोच कि जो साइंस में हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो हम कौन सी अप्रोच है जिनका यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को देखेंगे। तो आज क्या देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए विज्ञान शिक्षण के उपागम क्या है। कि विज्ञान शिक्षण के उपागम का तात्पर्य विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण, धारणा, शिक्षा सिद्धांत, शिक्षण तकनीकी आदि से है। यानी सबसे पहले तो आप यही समझिए उपागम होता क्या है। बहुत से लोग जो होते हैं वो उपागम और यानी कि अप्रोच और मेथड में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या है, मेथड क्या है। मेथड किसी भी व्यक्ति ने दे दिया है एक, और उसका क्या है, एक फिक्स रूल है, फिक्स स्टेप्स हैं जिनको आप सबको वैसा का वैसे ही फॉलो करना होता है। लेकिन उपागम क्या होता है, अप्रोच क्या होता है। अप्रोच क्या होता है, सबकी अपनी अपने हिसाब से होती है कि आप किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए उसको आप कैसे कर रहे हो। ये वो सबका अलग अलग मेथड हो सकता है। जैसे कि मान लिया कोई टॉपिक है, हमारा फूड टॉपिक है, हमें फूड में के जो कंपोनेंट्स है वो बच्चे को सिखाने हैं, तो हर टीचर क्या है अपनी अलग अलग अप्रोच यूज़ करेगा। कोई टीचर जो होगा वो सिंपली बस लेक्चर देगा और बच्चे को सिखा देगा, कोई टीचर होगा वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी अपनी अप्रोच है। अब अप्रोच के अंदर क्या होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे हो सकता है कि हम एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमारी अप्रोच ऐसी है कि हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम इसमें 4-5 मेथड्स को यूज़ करेंगे। हम लेक्चर मेथड भी यूज़ कर लेंगे, हम ब्लैक बोर्ड मेथड जो होता है उसे भी यूज़ कर लेंगे, हम प्रैक्टिकल मेथड भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच है। तो आप समझिए कि अप्रोच और मेथड में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमें देखना है उपागम, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर है 5th टॉपिक है, उसमें हम मेथड्स देखेंगे कि साइंस को पढ़ाने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान शिक्षण में उपागम क्या है। कि किसी भी विज्ञान विषय के किसी भी मान लिया विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जो भी आप दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जो भी शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, शिक्षण तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका उपागम है। शिक्षण के विभिन्न उपागम जैसे कि वर्णनात्मक, खोज और जांच का बहुत महत्व है। अब हम यहाँ पे 3 मेन उपागम हैं जिनका यूज़ करेंगे, जिनको हम सीखेंगे, क्योंकि उसी के अंदर जो है वो बाकी चीज़ें भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो उसमें हम 3 कौन कौन से उपागम अप्रोचेस है जिनको हम सीखेंगे। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, दूसरा है खोज और तीसरा है जांच। इन 3 का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इन तीनों को ही हम समझेंगे। ये तीनों उपागम एक दूसरे से संबंधित हैं। तीनों एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, क्योंकि हम किसी भी उपागम में जैसे कि हम काम करते हैं तो उसमें हम ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ लेक्चर दे दिया, हम उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं वो उनको बताते भी, जांच करके खोज करके भी बताते। तो एक दूसरे से क्या तीनों संबंधित हैं। बस क्या है, इनके ये जो 3 उपागम हैं इनमें संकेत, संरचना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, ठीक है, उसमें अंतर आता है। तो कैसे आप समझोगे इसे, देखो जैसे मैंने आपको बता दी, पहला है हमारा वर्णनात्मक उपागम, दूसरा है खोज उपागम और तीसरा है जांच या प्रक्रिया कौशल उपागम, ठीक है। अब संकेत, 3 चीज़ों में डिफरेंस है, संकेत, संरचना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो संकेत में कैसे डिफरेंस है तीनों में। तो जो वर्णनात्मक होता है उसमें कैसे है कि सभी संकेत शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं। वर्णनात्मक क्या होता है, वर्णन करना। तो टीचर जैसे लेक्चर देता है ना, तो वर्णन करता है, तो उसमें बच्चे तो चुपचाप से सुनते रहते हैं, बच्चे कुछ करते ही नहीं है, बस टीचर क्या होता है सारे संकेत देता है। खोज वाला है, इसमें क्या है, कुछ संकेत शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं और कुछ जो है वो बच्चे खुद करते हैं, तो थोड़ी इसमें हेल्प टीचर करता है। और जांच या प्रक्रिया कौशल जो है, इसमें शिक्षक कोई संकेत नहीं देता है, सब कुछ क्या है बच्चे को ही करना होता है। अब संरचना की बात की जाए तो ये उच्च संरचित है, ये औसतन है यानी एवरेज है, और ये कम संरचित है। इसी तरह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में देखें, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे होती है इस अप्रोच के द्वारा। तो ये क्या है, ये पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है। क्यों पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि इसमें तो बस टीचर खुद ही सब कुछ पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, खुद से ही सारा वर्णन कर रहा है, तो ये कैसी हो गई, टीचर सेंटर्ड हो गई। खोज जो है इसमें क्या है, कुछ
तो टीचर संकेत दे रहा था, कुछ बच्चे खुद से खोज कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ये क्या है, ये मामूली रूप से शिक्षक केंद्रित होती है। तो आप इसे कह सकते हैं थोड़ी बहुत शिक्षक केंद्रित है, बाकी ये क्या है, बच्चों पे केंद्रित है। लेकिन जो जांच प्रक्रिया कौशल है, इसमें क्या पूर्णतः ही, इसमें क्या शिक्षक कुछ नहीं संकेत देता, बच्चे खुद ही सब कुछ करते हैं। तो इसलिए ये पूर्णतः शिक्षार्थी केंद्रित है या छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये 3 तो हो गया कि बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है। अब हम इसे तीनों को समझेंगे। अब बहुत ज़रूरी है इनको अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक टीचर है, वो अपनी क्लास में ये एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर का ये करने का क्या मकसद है, ठीक है, या ये टीचर ऐसे बोल रहा है तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी टीचर अप्रोच यूज़ करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उनके पीछे क्या कारण है। तो वो अगर आप ये तीनों अच्छे से समझ लोगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कर लोगे। तो सबसे पहले क्या है कि हेडरसन ने किसी भी नियम को पढ़ाने के लिए 4 सामान्य शिक्षण के तरीके बताए हैं। तो हेडरसन जो थे, उन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी नियम को पढ़ा रहे हो, जो विज्ञान में, मेनली इन्होंने मैथ के लिए दिया था, लेकिन ये क्या है, ये विज्ञान के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो फिर आप जब किसी भी मेथड को पढ़ा रहे हो तो क्या है कि आप इन 4 चीज़ों का, ये 4 कदम यानी 4 स्टेप बताए थे उन्होंने, कि उनको ध्यान में रखकर आप पढ़ाओ। यानी कोई भी जो आप अप्रोच यूज़ करो तो उसमें ये 4 स्टेप्स को फॉलो करो। तो वो 4 स्टेप क्या थे, पहला था नियम का कथन, स्टेटमेंट ऑफ रूल, यानी इसमें एक शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को जो भी नियम पढ़ा रहा है उसके बारे में वो बताएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप था नियम का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल। तो इसमें क्लैरिफिकेशन देगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन कैसे देगा, उदाहरण दे सकता है, उसको प्रदर्शित कर सकता है, प्रयोग करके दिखा सकता है, प्रयोग द्वारा प्रमाण कर सकता है। तो इस तरह से वो क्या स्पष्टीकरण करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा थर्ड, नियम का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ रूल। फिर वो रूल को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि ये जो रूल है वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा कि अध्ययन की सच्चाई पहचानी जाएगी और क्रॉस प्रूफ किया जाएगा उसको। और लास्ट स्टेप होगा नियम का प्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रूल। अब रूल बता दिया, बच्चों ने सीख भी लिया, फिर उसको अप्लाई करके बताएंगे। और ये जो अप्लाई है वो किस पे करके बताएंगे, वो किसी और, मान लिया कि आपने कोई और एग्जाम्पल दिया था, आप उसको किसी और दूसरे एग्जाम्पल पे अप्लाई करके दिखाएंगे। तो सीखे गए नियम को प्रयोग करने के लिए अभ्यास करना, बच्चों को फिर क्या अभ्यास कराए जाएंगे। तो ये 4 स्टेप उन्होंने बताए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो 4 स्टेप है इनका जो सीरीज़ है यानी क्रम जो है वो यही रहे, वो आप अपना जो भी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उनके स्टेप्स को आगे पीछे कर सकते हो, पर ये 4 स्टेप का आपको यूज़ करना है। तो अब जो मैंने बताया कि हम यहाँ पे 3 उपागम पढ़ेंगे, वर्णनात्मक उपागम, ठीक है, और खोज उपागम और जांच उपागम। तो इन तीनों में हम इन स्टेप्स के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला है वर्णनात्मक उपागम, या इसको प्रसारण उपागम भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्णनात्मक उपागम में क्या होता है, इस उपागम में सभी संकेत शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं। और निगमनात्मक सोच, जिसमें अमूर्त विषय वस्तु शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाई जाती है। तो आपको याद रखना है वर्णनात्मक उपागम में क्या क्या आप मेथड्स यूज़ कर सकते हो। आप ब्लैक बोर्ड मेथड यूज़ कर सकते हो, आप लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को वर्णन दे के समझाओगे सारे संकेत, जो भी नियम आप पढ़ा रहे हो। और दूसरी बात है, आप इसमें निगमनात्मक सोच यानी निगमनात्मक मेथड जो होता है, विधि जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। निगमनात्मक विधि क्या होती है, जिसमें हम नियम बच्चों को पहले बताते हैं और उसके बाद उदाहरण देते हैं, उस नियम को हम उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यानी अमूर्त विषय जो होता है उसको हम उदाहरणों द्वारा समझाते हैं। तो अब इसके लिए एक उदाहरण से हम समझेंगे कि कैसे हम इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 4 स्टेप है उनकी हेल्प से, तो मान लिया टीचर जो है उसको नियम समझाना है, कौन सा नियम, विलय और अविलय का नियम समझाना है कि द्रव्य जो होते हैं, कुछ द्रव्य विलय होते हैं और कुछ द्रव्य अविलय होते हैं, ये उन्हें समझाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रूल, यानी जो नियम है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, विलय क्या होता है कि जब 2 द्रव्य एक दूसरे में घुल जाते हैं अच्छी तरह से तो वो विलय होते हैं। और अविलय क्या होता है, 2 द्रव्य आपस में अच्छी तरह नहीं घुलते हैं तो वो अविलय होते हैं। तो इसमें क्या कर दिया टीचर ने सबसे पहले नियम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया, यानी निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया इस अप्रोच में। फिर क्या है हमारा माध्यम,
अब इसको आप समझाने के लिए क्या कर सकते हो, यानी आपको ये नियम समझाना था तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, श्यामपट्ट पे लिख के भी बता सकते हो, पावर पॉइंट पे आप कोई स्लाइड दिखा सकते हो, या फिर वर्कशीट के द्वारा दिखा सकते हो, या फिर जस्ट अपने मुंह से बोलकर एक लेक्चर के द्वारा बता सकते हो। दूसरा स्टेप आएगा CR, क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल, यानी अब आप स्पष्टीकरण करोगे कि ये रूल है तो इसको आप स्पष्ट करोगे, आप प्रमाण करोगे, उदाहरण देके प्रयोग करके आप दिखाओगे कि हाँ ऐसा होता है। तो शिक्षक को बहुत सारे उदाहरणों का प्रदर्शन करके द्रवों में विलयता और अविलयता समझानी चाहिए। इससे छात्र को नियम को अर्थपूर्ण ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। तो आप उदाहरण कैसे प्रस्तुत कर दोगे, जैसे आप बोल दोगे कि अब आपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी लेमनेड बनाती है, ठीक है, नींबू पानी बनाती है, तो क्या करती है कि नींबू के रस को पानी में मिलाती हैं तो वो पूरी तरह से मिल जाता है, या फिर दूध में हम कई बार पानी मिलाते हैं, जैसे चाय बनाते हैं तो वो अच्छी तरह से मिल जाता है, तो वो क्या है, हम उसमें फिर उनको अलग नहीं कर सकते, हाँ, तो वो क्या हो गए, वो विलय हो गए। तो इस तरह से आप क्या उनको उदाहरण दोगे, ठीक है। थर्ड स्टेप आएगा हमारा JR, यानी जस्टिफिकेशन ऑफ रूल। अब आपको इसको जस्टिफाई भी करना होगा कि ये जो नियम है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। इसके लिए शिक्षक नियम को कई तरीकों से प्रमाणित करने के लिए छात्र को प्रयोग करने तथा अवलोकन के लिए बोलता है, यानी बच्चों को क्या बोलेगा, प्रयोग करके दिखाएगा और बोलेगा आप इस प्रयोग को देखो अच्छे से और इसका अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शिक्षक द्रवों का क्रम बदलकर नियम को सिद्ध कर सकता है, यानी मान लिया उसने पहले उदाहरण में आपको क्या बताया हो कि हम पानी में नींबू का रस मिलाते हैं और फिर हम मिश्रण का अवलोकन करते हैं। अब हम क्योंकि जस्टिफिकेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, अब आप उसको बोलोगे, आप उसका क्रम बदल दोगे। अब आप बोलोगे कि अब नींबू के रस में आप पानी को मिलाओ और फिर देखो कि कैसा मिश्रण बनता है। यानी पहले हमने क्या किया कि A द्रव्य B में विलय है, उसके बाद हमने देखा कि B द्रव्य A में विलय होगा, यानी कि दोनों ही द्रव्य जो हैं वो विलय होंगे चाहे हम कैसे भी उसको मिलाएं। यानी ये जस्टिफाई होगा कि ये क्या है, ये इन दोनों का मिश्रण जो है वो विलय ही बनता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आएगा हमारा AR, यानी एप्लीकेशन ऑफ रूल। अब आप उसे क्या है किसी और किन्हीं और आपके जो उदाहरण हैं या कोई और आपका पदार्थ है उस पर अप्लाई करके दिखाओगे। यानी अभी आप सिर्फ क्या कर रहे थे, नींबू और पानी का हमने किया था, अब इसके अंदर आप कोई तीसरा पदार्थ भी मिला सकते हो। तो शिक्षक इस नियम को 2 या 2 से अधिक द्रवों पर प्रयोग कर सकता है और प्रत्येक बार शिक्षक उस नियम के साथ जोड़ेगा जिसका कथन आरंभ में किया था। यानी कि हम देखेंगे कि यदि A विलय है B में, B विलय है C में, तो A विलय है C में। यानी अगर A क्या है, B में मिक्स हो रहा है, ठीक है, और B जो है वो C में मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब A जो है वो C में भी मिक्स होना चाहिए, है ना। तो ये हम करके दिखाएंगे और फिर हम पूरा क्या है रूल को अप्लाई करके दिखा देंगे। तो इस तरह से जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है कि सबसे पहले टीचर मेथड को बताता है, फिर उस मेथड के कुछ एग्जाम्पल देता है और एग्जाम्पल के बाद उस मेथड जो भी रूल बताया है टीचर ने उस रूल को अप्लाई करके दिखा देता है और जस्टिफाई कर देता है कि ये जो नियम है वो बिल्कुल सही है। अब इस जो उपागम है, ये जो अप्रोच है, इसके कुछ लाभ भी है, कुछ सीमाएं भी हैं। इसका लाभ क्या है, ये उपागम शिक्षक को सबसे अधिक पसंद है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें टीचर को ज़्यादा बच्चों पे से मेहनत नहीं करवानी होती, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वो अपना खुद करता रहता है और बता देता है। यह विधि बाकी दोनों विधियों से अधिक लाभकारी भी है। क्यों लाभकारी है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा समय लगता है और नया ज्ञान जो है वो प्रभावी ढंग से बच्चों को मिल भी जाता है। तीसरा है हमारा कि शिक्षार्थी को विषय का मौखिक अर्थपूर्ण अधिगम होता है, यानी कि मौखिक रूप से जो बच्चा है वो जो भी सीख रहा है उसको अर्थपूर्ण तरीके से सीख लेता है। दूसरा इसका लाभ है, यह ज्ञानात्मक व बौद्धात्मक उद्देश्यों के लिए प्रभावी है, क्योंकि उसको बच्चे को क्या ज्ञान मिल जाता है, नियम समझ में भी आ जाता है। नेक्स्ट है, ये शिक्षा कि उच्च स्तर पर सभी तरह के स्तरों के लिए उपयुक्त है। स्पेशली अगर हम उच्च स्तर की बात करें तो ये जो नियम है वो अच्छा होता है। आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर हायर लेवल पे टीचर जो है वो लेक्चर ही देते हैं। और लास्ट है, इसके बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, टीचर्स का फेवरेट है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ज़्यादातर टीचर इसी जो अप्रोच है उसको यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ क्या है सीमाएँ भी हैं।
शिक्षार्थी अधिकतर निष्क्रिय होते हैं, सभी संकेत शिक्षक देते हैं, क्योंकि शिक्षक सारे संकेत दे रहे हैं तो बच्चे कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होकर बस सुनते रहते हैं, कुछ ना तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना ही वो कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। दूसरा है रटने की आदत को बढ़ावा मिलता है। अब क्या टीचर ने बता दिया और बच्चों ने रट लिया, क्योंकि कुछ करके तो सीखा ही नहीं, नहीं क्वेश्चन आंसर किया, तो वो समझने में क्या है, बस उन्होंने रट लिया। दूसरी बात है कि उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी नहीं है, यानी उच्च स्तर के जो उद्देश्य होते हैं, जैसे कि बच्चों को हम सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे कैसे रचनावाद बने, सृजनात्मक बने, क्रिएटिव बने, विश्लेषण करना सीखें, ठीक है, या परिकल्पना को बनाना सीखें, तो ये जो बड़े उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। और दूसरा ड्रॉबैक है इसका कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी आप सिर्फ लेक्चर देंगे तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो छोटी क्लास के लिए ये उपयोगी नहीं है। फिर सेकेंड है हमारा खोज उपागम। इसको मैं आपको खोज उपागम और जो जांच उपागम है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है फिर वो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएंगी चीज़ें, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये दोनों उपागम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।